1945 का वो रहस्यमय दिन, एक ऐसा दिन जिसने भारत की आज़ादी की दिशा ही बदल दी। एक विमान, एक रहस्यमय आग और अचानक गायब हो गया एक नाम, जो आज भी हर भारतीय के दिल में धड़कता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन थे ये नेताजी जिसने अंग्रेजों के सामने डट कर कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। उनकी जिंदगी संघर्षों और वीरता से भरी हुई थी, लेकिन उनकी मौत एक हादसा थी या कोई खतरनाक साजिश? आज हम खोलेंगे नेताजी के जीवन का हर पहलू, उनके बचपन से लेकर उनकी मौत तक, और जानेंगे वो सच जो इतिहास में कभी पूरी तरह नहीं बताया। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य के लिए जिसने 70 साल तक भारत को चौंकाया? अगर हाँ तो बने रहिए हमारे साथ। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसे वीडियो आपके सामने लाते रहें। इस वीडियो की शुरुआत होती है एक ऐसे नेता के नाम से जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 1997 को भारत के ओडिशा प्रांत के कटक शहर में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। वे एक प्रतिष्ठित बंगाली कास्ट परिवार से थे। उनके पिता जानकी नाथ बोस वकील थे और माता प्रभावती देवी। बचपन से ही सुभाष में बुद्धिमत्ता, जिज्ञासा और देशभक्ति की भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिली। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक में की। कटक बंगाल प्रांत का हिस्सा था और जहां उनकी प्रारंभिक पढ़ाई हुई, और आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। उनका बचपन साधारण नहीं था। वे बच्चे ही नहीं बल्कि अपने समय के सामाजिक, राजनीतिक और प्रश्नों पर विचार करने वाले युवा थे। जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि उनके देश पर कोई विदेशी शासन है और उसे आजाद करने का विचार उनके मन में गहराता गया। युवा सुभाष ने इंडियन सिविल सर्विस (आईसीएस) की परीक्षा दी और सफल होकर वे चौथा स्थान प्राप्त किया। उस समय यह ब्रिटिश सरकार के तहत सबसे प्रतिष्ठित नौकरी थी, लेकिन जॉर्ज फ्लॉयड और अन्य घटनाओं ने उन्हें प्रभावित किया। भारत के अंग्रेजों के अत्याचार को देखकर नेताजी ने यह निर्णय लिया कि किसी भी कीमत पर अपने देश के लिए वे काम करेंगे, और इसीलिए उन्होंने आईसीएस (इंडियन सिविल सर्विस) को त्याग दिया और आजादी के आंदोलन में शामिल हो गए। उनके लिए यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि एक आईसीएस का परीक्षा आधिकारिक पद, प्रतिष्ठा और आर्थिक सुरक्षा देता था। लेकिन नेताजी ने अपने व्यक्तिगत फायदों को पीछे रखकर देश के उद्धार के लिए अपनी प्राथमिकता बनाया। नौकरी छोड़ने के बाद भारत लौटकर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से सक्रिय रूप से जुड़कर आजादी के लिए आंदोलन में भाग लिया। बहुत जल्द ही वे एक शिक्षित एवं प्रभावशाली नेता बन गए और 1938 तथा 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। लेकिन उनके विचार महात्मा गांधी के अहिंसात्मक दर्शन से भिन्न थे। जहां गांधी जी ने राजनीतिक आंदोलन में अहिंसा को प्राथमिकता दी, वहीं नेताजी का मानना था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष ही अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। और दोनों के दो विचार उनके और गांधी जी के बीच मतभेद पैदा कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध (वर्ल्ड वॉर सेकेंड) की पृष्ठभूमि में नेताजी ने योजनाओं को आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि अगर भारत को आजादी दिलानी है तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सशस्त्र समर्थन और बाहरी शक्तियों का सहारा लेना होगा। उन्होंने एक्सिस पावर यानी नाजी जर्मनी और जापान से सहयोग मांगा ताकि भारत स्वतंत्र हो सके। यूरोप में उन्होंने आजाद हिंद रेडियो के जरिए भाषण दिए और जनमानस को आजादी के आदर्शों से जोड़ा। बाद में जापान पहुंचना उनके लिए निर्णायक कदम था, जहां उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी (आईएनए) का गठन किया। इंडियन नेशनल आर्मी (आईएनए) का गठन बोस ने जापान के सहयोग से किया। आईएनए में हजारों भारतीय और पूर्व कैदी शामिल हुए थे और यह सेना अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयार हुई। बोस ने आईएनए के जवानों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। यह नारा सबसे पहले कहा गया आईएनए के जवानों से। आईएनए ने जापान समर्थन के साथ रंगून, कोहिमा और इम्फाल पर मोर्चा खोला, लेकिन संसाधनों और वायु समर्थन की कमी के कारण निर्णायक विजय नहीं मिल पाई। फिर भी आईएनए का अस्तित्व भारत के आजादी के इतिहास में एक गहन और प्रेरणादायक अध्ययन बन गया। 1945 का द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने लगा था। जापान हार की ओर था और आईएनए का समर्थन कम होता जा रहा था। बोस ने सोचा कि युद्ध के बाद भारत की स्थिति का क्या होगा, कैसे आजादी के लिए अंतिम प्रयास किया जा सकता है, और इसी बीच उन्होंने सोचा कि उन्हें किसी सुरक्षित जगह जाना होगा जहां से वे अपनी रणनीति तैयार कर सके। यह वह समय था जब इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य शुरू हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक विमान में बैठकर तराइन की ओर जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वही उनकी अंतिम यात्रा थी। उनकी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मारे गए। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 18 अगस्त 1945 को नेताजी जिस विमान में सवार थे वह तराइन की ओर जा रहा था। टेकऑफ के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना के बाद बोस गंभीर रूप से घायल हो गए
और स्थानीय अस्पताल में जलने से चोटों से मृत्यु हो गई। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 18 अगस्त 1945 को नेताजी जिस विमान में सवार थे वह टेक ऑफ के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में बोस गंभीर रूप से घायल हो गए और स्थानीय अस्पताल में जलने के चोटों से मृत्यु हो गई। यही आधिकारिक विवरण है। उनकी अस्थियां बाद में टोक्यो के रेनकाजी टेम्पल में संरक्षित की गई। भारत सरकार ने इस विवरण को स्वीकार किया और कई बार इसे प्रमाणित किया कि नेताजी की मृत्यु 1945 की विमान दुर्घटना में हुई थी। लेकिन यही वह जगह जहां इतिहास सरकार के बयान से आगे बढ़कर एक बड़ा रहस्य बन जाता है, क्योंकि नेताजी के निधन की परिस्थितियों को लेकर 70 से ज्यादा वर्षों तक बहस, जांच और सवाल उठे। भारत सरकार ने समय समय पर 3 प्रमुख जांच आयोग गठित किए इस घटना की सच्चाई उजागर की जा सके। पहला जांच आयोग है 1956 की शाहनवाज कमेटी। इस समिति ने दुर्घटना की रिपोर्ट को ही स्वीकार किया। और दूसरा है 1970 की कोसला कमीशन। इस आयोग ने भी सामने आए साक्ष्यों के आधार पर कहा कि विमान दुर्घटना हुआ था और बोस मारे गए। और तीसरा जांच आयोग है 1999 के जस्टिस मुखर्जी कमीशन। लेकिन यही जांच आयोग सबसे विवादित रहा। आयोग ने नेताजी की मृत्यु पर सवाल खड़ा करती है। इसने निष्कर्ष दिया कि नेताजी विमान दुर्घटना में नहीं मरे और साथ यह भी कहा कि रेनकाजी में रखी अस्थियां उनकी नहीं है। और यही से बवाल शुरू हुआ। सरकार ने मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को मान्यता ही नहीं दी। लेकिन 2005 की इस रिपोर्ट ने मौत की कहानी को फिर से जनता के सामने एक बड़ा प्रश्न बना दिया। नेताजी की मौत को लेकर आज भी कई बातें और थ्योरीज हैं। इसमें से कुछ का आधार गायब साक्ष्यों और स्रोतों, विवादित दस्तावेजों पर है। कुछ जापानी गुप्त रिपोर्टों जिसे बाद में सार्वजनिक किया गया, उसमें भी यही बताया गया कि विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया और बोस घायल हुए। भारत सरकार और गृह मंत्रालय की आरटीआई के जवाब में भी यही कहा गया कि नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में हुई थी। ऐसी राय कई आयोगों ने दी। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं और इतिहासकारों का मानना है कि उस दिन कोई दुर्घटना ही नहीं हुई थी और विमान हादसे का विवरण बाद में बनाकर पेश किया गया। मुखर्जी आयोग के एक सदस्य ने भी यही दावा किया कि जापान में उस तारीख को कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई थी और दुर्घटना के ठोस साक्ष्य भी नहीं मिले। इस तरह के दावे ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या वो दुर्घटना सच में नहीं हुई थी या फिर कोई रहस्यपूर्ण कवरअप थी। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला मुजरिमों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह मामला सरकार और नीति निर्धारक तराइन में अस्पताल में हुई। यह निष्कर्ष अनेक सरकारी दस्तावेजों, अग्रिम रिपोर्टों, आयोगों की रिपोर्टों और जापान के गुप्त दस्तावेज से मिलता है। लेकिन मुखर्जी कमीशन के निष्कर्ष और कई गोपनीय स्रोत आज भी यह सवाल खड़ा करते हैं कि कहीं सच में हादसा नहीं हुआ और यह कहानी बाद में दुनिया को दी गई। इस वजह से आज भी नेताजी की मृत्यु के आसपास सबसे बड़ा इतिहास रहस्य बरकरार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे प्रेरणादायक और विवादित नेता के रूप में याद किए जाते हैं। उनके दिए गए नारों, आजाद हिंद सेना की लड़ाइयों और उनके साहसों ने युवाओं को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। 23 जनवरी को भारत में उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उनकी वीरता, साहस और देशभक्ति की याद दिलाता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी भारत के उस वीर नेता की जिसने आजादी के संघर्ष में हर नियम और हर डर को तोड़ दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनका जीवन, उनकी लड़ाई और उनकी आदर्श भरी सोच हमें आज भी प्रेरित करती है। लेकिन उनकी मौत का रहस्य हमें अंधेरे में आज भी छुपी हुई दिखाई देती है। क्या सच में यह सिर्फ विमान हादसा था या कोई गहरी साजिश जिसे इतिहास ने पूरी तरह उजागर नहीं किया? इतिहास ने सवाल छोड़े हैं और जवाब सिर्फ वही जानते हैं जिन्होंने उस वक्त उस राज में कदम रखा था। आप सोचिए और महसूस कीजिए उस जज्बे को जिसने भारत को आजादी दिलाई और जिसे दुनिया आज भी खोज रही है। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें।